नमस्कार, मैं महक हूँ और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर का खास चुनावी प्रोग्राम नेताजी के प्रवचन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कुछ ही समय जो है बाकी रह गया है। सबकी नजरें निगाहें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 पर टिकी हुई हैं। आखिर देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार सत्ता किसकी होगी, कौन बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगा। इसी के क्रम में आज हमारे कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी लोगों में, जनता में अलग अलग पहचान है। रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं, आरटी नेता हैं, समाज सेवी भी हैं और फिलहाल इनकी धर्मपत्नी जो है वो बिजनौर नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन भी है। मैं बात कर रही हूँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शमशाद अंसारी साहब की। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा जो पहला सवाल होगा, जाहिर सी बात है एक समाज सेवी भी हैं आप एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, चुनाव को लेकर भी बातें होंगी, लेकिन पहला सवाल जो है ये है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो राजनीति से नहीं रहा, कुछ भी आपके फैमिली में कोई राजनीति से नहीं रहा। कैसे सोचा आपने कि आपको राजनीति में आना है, लोगों की मदद करनी है, आपने कैसे सोचा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं है और ना ही कभी सोचा था कि मैं या मेरा परिवार में कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। लेकिन हाँ, समाज सेवा का जज्बा बचपन से था, क्योंकि जैसा आपने बताया मैं फल आड़ती भी हूँ, तो मेरी सब्जी मंडी में फलों की आड़त थी। दबे कुचले लोग जो ठेला पटरी वाले, रेहड़ी वाले, उनसे मेरा संपर्क रहता था। रिक्शा वाले लोगों से मेरा संपर्क रहता था। जब भी उनके खिलाफ कोई जुल्म ज्यादती होती थी तो उनकी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करता था। अब काम करता चला गया, लोगों ने इतना प्यार दिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट से नवाजा और मुझे जनता ने इस शहर की कुर्सी पर बिठा दिया। अच्छा, आप जैसे CNRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने प्रशासन, पुलिस के मतलब काफी सहयोग रहा, कि इसके बावजूद भी आप पर 8 मुकदमे दर्ज हुए, इस पर आपका क्या? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और ये नहीं होना चाहिए था। मौजूदा SDM साहब, SDM सदर और CO सिटी साहब ने मुझे कॉल करके CA प्रोटेस्ट में बुलाया था। मैं CA प्रोटेस्ट में नहीं गया था। अच्छा, मुझे कॉल करके बुलाया था और उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर कुछ युवा लड़के उपद्रवी टाइप के उत्पाद मचाते हैं, ये हमारे समझाने से नहीं समझ रहे। अच्छा। आप आइए और इनको समझाइए। मैंने अपना दायित्व समझा, अपना कर्तव्य समझा, क्योंकि मैं प्रथम नागरिक हूँ और युवाओं में एक, जैसा आपने बताया, लोकप्रिय भी हूँ, मेरी बात लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं। कुछ ऐसा तब CA प्रोटेस्ट की आड़ में इस शहर का माहौल खराब करना चाहते थे और बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था, जिसको नाकाम करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से षड्यंत्र, बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी का, लोगों का नहीं, प्रशासन का नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का। CNRC के आड़ में वो यहाँ पर दंगा कराना चाहते थे। दंगे की आग में झोंककर, जो कि आप खुद भलीभांति जानती हो कि जैसे जैसे कोई बात चुनाव नजदीक आता है या कुछ भी होता है तो सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो सांप्रदायिक दंगे होते हैं। यहाँ पर माहौल खराब करने की बहुत बड़ी साजिश थी। मैंने CO साहब और SDM साहब की गाड़ी में बैठकर मैं गया और मैंने जनता के उन तमाम लोगों को समझाया जो मेरी बात मान सकते थे, सुन सकते थे। सबने मेरी बात मानी भी। कुछ उपद्रवी लड़के थे जो उत्पाद मचा रहे थे, उनको मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको जेल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, जो लोगों को घर से बाहर उठाया, वो बिल्कुल गलत तरीके से उनको उठाया गया, बेगुनाह लोगों को जेल में भर दिया गया। और इत्तेफाक देखिए कि मुझ जैसे शख्स के ऊपर भी, मेरे परिवार के ऊपर भी CNRC में अनगिनत मुकदमे लगा दिए। वजह पॉलिटिकल प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, विपक्ष की मैं राजनीति करता हूँ। आपका कहना है कि विपक्ष की तरफ जी, विपक्ष की तरफ से मैं एक चेहरा था और कहीं ना कहीं उन लोगों की, मैंने जो षड्यंत्र था उसको फेल करने का मैंने काम किया था। उसी की खुन्नस में, आड़ में प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, जो सत्ता पक्ष से ताल्लुक रखते थे, उन लोगों ने मेरे परिवार के ऊपर मुझ सहित अनगिनत मुकदमे लगवाए। मुझे जेल भेजने की पूरी तैयारी थी, लेकिन मैंने ये कहा था, जनता का प्यार मेरे साथ है, मैं सही हूँ, ना मैं भागूंगा और ना मैं डरूंगा। मैंने सारे मुकदमों का डट कर सामना किया है। जनता का प्यार मिलता चला गया, मजबूत होता चला गया और आज आपके सामने हूँ। जी बिल्कुल। आपके जो छवि है यहाँ के लोगों में, वो एक मेहनती और राजनेता के तौर पर है, लेकिन फिर भी आपकी सोशल मीडिया पर कोई दबंगी वीडियो जो है वायरल हो जाती है। समझ नहीं आता कि शमशाद अंसारी साहब जो है वो असल में है क्या? नहीं, मैं मिलनसार हूँ और मिलनसार रहना चाहता हूँ, लेकिन जब किसी बेगुनाह के ऊपर जुल्म होता है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाता।
आवाज उठाने का जज्बा है 20 साल से। उसी जज्बे की बदौलत ही मुझे कुर्सी मिली है। मेरी पत्नी श्रीमती रुखसाना परवीन इस शहर की प्रथम नागरिक है। जनता ने वोट देकर मुझे जिताया है। मैं उनके कार्यों का दायित्व बनकर निर्वहन कर रहा हूं और जनता की ओर कर रहा हूं। हाँ, जो आप वीडियो की बात कर रही हो, जिस वीडियो को मैं समझ रहा हूँ आप पुलिस की वीडियो के बारे में बात कर रही हो, तो वो बहुत सारे सब लोगों को पता है कि उसमें मुझे न्याय मिला था, मैं सही था। वो पुलिस का दरोगा लाइन हाजिर सस्पेंड भी हुआ था जी। और मुझे उसमें इज्जत मिली थी क्योंकि मैं सही था। बेगुनाह की मैं पैरवी करने के लिए थाने गया था। आपका कहना है कि सही की जो जीत हो गई? बिल्कुल जीत हो गई। आपके यहाँ बिजनौर नगर पालिका की बात करें तो आपके आई थिंक 3.5 साल हो गए कार्यकाल। हाँ, बिल्कुल। तो इन 3.5 कार्यकाल जो आपका रहा, इसमें आप ऐसा कौन सा काम है जिन्हें आप अपनी उपलब्धि मानते हैं, या आपका ये मानना है कि इससे पहले के जो चेयरमैन रहे उन्होंने वो नहीं कर पाया जो मैंने कर दिखाया? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल मैं बता दूं। जब चुनाव लड़ने का मन हुआ था, लोगों ने कहा था कि आपको चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, तो सारे नेता, चाहे वो विधायक बनना चाहते हो, चाहे MP बनना चाहते हो, चाहे चेयरमैन बनना चाहते हो, सब लोग चुनावी घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं। उसमें बताते हैं कि मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं पार्क बनाऊंगा, मैं लोगों के दुख सुख में शामिल रहूंगा। तो पार्क का सड़कें तो हर नेता बनाता है। रोकना चाहूंगी, आपका मतलब है चुनाव होते हैं, लोग जो राजनीतिक पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि सब लोग सड़क भी बनाते हैं और पार्क भी बनाते हैं, लेकिन मैंने एक वादा किया था जनता से, ये कहा था कि मैं चेयरमैन और जनता के बीच की दूरी को खत्म करूंगा। अगर मेरे पास कोई फोन आएगी, सीधे मैं उसका समस्या का बिल्कुल मौके पर जाकर निस्तारण करूंगा। वो मैंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा बार कहा, मंचों पे कहा। मेरे जो पूर्व के चेयरमैन रहे हैं, चाहे वो बिजनौर हो चाहे कहीं के भी रहो, चेयरमैन और जनता के बीच में दूरी रहती थी। चेयरमैन के पास जनता नहीं पहुंच पाती थी, चेयरमैन से बात नहीं कर पाती थी। आज मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता है। अगर किसी का भी फोन आता है, मैं स्वयं उसका संज्ञान लेकर स्वयं कार्रवाई करने का पूरी तरीके से जोश जज्बा रखता हूं। और अपने कार्यकाल में 3.5 साल में आप भली बात जानती हो कि कितनी मुश्किल परिस्थितियां आई। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमने उसको झेला। उस दौरान भी आपको काफी लेकिन फिर भी मैंने 228 बड़ी सड़कें और लगभग 185 लगभग छोटी सड़कें का निर्माण नगर पालिका परिषद बिजनौर ने करा दिया है। कई महत्वपूर्ण पार्क बन गए हैं और सफाई व्यवस्था में हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार अपने हाथों से अवार्ड दिया है। ये कम गर्व की बात नहीं है। ये सब चीजें मैं जनता पर निछावर करता हूँ। जनता के प्यार सम्मान से ये सब चीज मुझे प्राप्त हुई है। अच्छा, जैसे अभी आपका कार्यकाल तो 3.5 या 1.5 साल कुछ रहा है आपके, ऐसे कौन से काम है जो आप अभी अपने नगर पालिका जो अपने यहाँ शहर में करना चाहते हैं, जरूरी है वो काम जो आप अपने शहर में करना चाहते हैं, वो भी कम समय में? हाँ, समय बहुत कम है, लेकिन जज्बा बहुत बड़ा है मेरा। जो मैं सोचता हूँ मैं उसे कर देता हूँ, कर रहा हूँ। अभी हमारे नगर पालिका का सीमा का विस्तार हुआ है। 13 गांव नगर पालिका में जुड़े हैं। चूंकि दयनीय हालत है, मैं जाता हूँ वहां पर जहाँ पर नगर पालिका अब आई है, अभी हमारे हैंडओवर पूरी तरह से हुई भी नहीं है, लेकिन वहां पर देखता हूँ सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट नहीं है, लोग अंधेरे में रहते हैं, पानी जल भराव की समस्या है। तो मेरी प्राथमिकता यह है कि बढ़े हुए क्षेत्र में जो सीमा का विस्तार हुआ है वहां अपने बिजनौर की तरीके से उसका कायाकल्प करूँ। समय कम है, लेकिन फिर मैंने बताया हौसला बड़ा है। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं घर घर जाकर, हाँ, हौसला बुलंद है और मैं घर घर जाकर उन लोगों की समस्याओं को दूर करने का कार्य करूंगा और कर रहा हूँ। मतलब फिर भी ऐसा कोई खास काम जो हो वो आप अपने अभी बहुत कम समय जो जल्दी है वो आपको करना है? हाँ, बिल्कुल। नगर बिजनौर की एक सड़क जो बनने से रह गई उनको बनवाने का कार्य करूंगा। अच्छा, सड़क जो है बनवाए? हाँ, जो सड़क बनने से रह गई है, कुछ बन चुकी है, कुछ रह गई है, कुछ पे अभी भी लगभग 34 सड़कों पर भी कार्य चल रहा है बिजनौर में। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट जनता की होगी उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। जैसे आपकी जो धर्म पत्नी है वो बिजनौर नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन है अभी वर्तमान समय में। आप जो इतना शहर में जो है आपने काम कर लिया कि जनता आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। उनका जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, वो है शमशाद अंसारी। वो उनका कहना है कि हम अब चेयरमैन के बाद हम ये चाहते हैं कि वो विधायक चुनाव लड़े। क्या दिखेंगे अगले विधानसभा चुनाव में शमशाद अंसारी चुनावी मैदान में या फिर नहीं? मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कह लो या छोटा कार्यकर्ता कह लो या किसी तरीके से भी कह लो, मैं समाजवादी पार्टी का पिछले 25 साल से सक्रिय सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अनेक संगठनों में अनेक पदों पर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास है।
2022 में हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पुनः इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य में अगर मेरी भागीदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे तो मैं राजी करूंगा, तैयार हूँ। जनता चाहेगी मैं तैयार हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे मैं तैयार हूँ। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि लोग बहुत सारा मेरे बारे में भ्रम फैलाते हैं कि उस पार्टी के संबंध में, इस पार्टी के संबंध में। मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही था, हूँ और आगे भी रहूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे मैं उसको भलीभांति उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी क्या ड्यूटी लगाएंगे, मैं एक पैर पर खड़ा होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पूरे मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प की। नहीं, आपकी खुद की ये इच्छा हो कि नहीं आपको भी टिकट मिले और आपको विधायक का चुनाव लड़ना? हर नेता की होती है, हर नेता की, वही मैं आपसे जानना हर नेता की होती है, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। अब कोई मांगता है उसे नहीं मिलता, कोई नहीं मांगता उसे फिर भी मिल जाता है। हो सकता है बिना मांगे कुछ मिल जाए। अच्छा, आपकी उम्मीद है कि बिना मांगे जो है? बिल्कुल हो जाता है, मैं बता रहा ना, समय बड़ा बलवान है। किसी ने सोचा था कि हमारे परिवार से कोई चेयरमैन बनेगा, हो सकता है परिवार से विधायक भी दे दे ऊपर वाला। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलता, 2022 में पार्टी से टिकट नहीं मिलता बाई चांस, तो भविष्य में इंतजार करेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी? नहीं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकता हूँ। ये 100%, हाँ 100% समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाना लक्ष्य है। फिलहाल तो हम लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के जिले के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सब लोग चाहते हैं कि इस जालिम सरकार से, जो किसान विरोधी सरकार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आपने किसानों का नाम लिया। किसान आंदोलन को जो है लगभग मुझे लगता है कि अब साल ही होने आया, नवंबर में जो है 26 नवंबर को साल हो जाएगा। तो ये कहना है कि पश्चिमी यूपी जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनका जो वोट है वो भाजपा को नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही नाखुश है। क्योंकि हम पिछले कुछ टाइम से वो सर्वे कर रहे हैं, तो ये बात जो है सामने निकल कर आ रही है कि जो उनका वोट है वो भाजपा को नहीं जाएगा, बिल्कुल नाखुश है। क्या लगता है कि उनका वोट आपकी पार्टी यानी बिल्कुल जाएगा या किसी अन्य पार्टी? बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन को वोट मिलेगा। और पूर्व में गठबंधन होगा ना हमारा, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी दोनों युवा है, पूरा प्रदेश उनकी तरफ देख रहा है। और पूर्व में भी महंगी में आपको बता दूं कि जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हुए हैं पूरी तरीके से जिले के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। जिले के अंदर जो वोटर ने वोट किया है वो समाजवादी और लोकदल के गठबंधन में वोट किया है। भले से हड़दंडिता करके, गुंडाई के बल पे, सत्ता का उपयोग करके जिला पंचायत अध्यक्ष जीत गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन जनता ने जनादेश समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल को दिया था। और वो एक क्या ये रहा कारण कि फिर 2017 में जो है झूठ बोलकर इन्होंने सत्ता हासिल की है? अच्छा, आपका कहना है कि जो भाजपा की जो वर्तमान सरकार, झूठ बोलकर, हाँ बिल्कुल भाजपा खुल के बोलूंगा, भाजपा की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने झूठ के बुनियाद पर आए हैं ये। और जो माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कार्य किए थे उन पर इन्होंने एक धर्म का लिबास उड़ाकर। तो नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ घोटाला हो गया? नहीं, ये तो मैं छोटी बात नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा मैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा तो जो किस तरीके से आपको लगता मैं बता रहा हूँ ना, धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को बांट कर राजनीति, जाति समीकरण को उन्होंने डिफर कर दिया, हटा दिया उसको, और धर्म की राजनीति इन्होंने की और झूठ बोलकर इन्होंने लोगों को बरगलाया। और सीएनआरसी जैसे मुद्दा आपने देखा होगा कि सीएनआरसी में इन्होंने क्या किया, ये तो किया। और तमाम लॉकडाउन कोरोना में जो लोग, आपका कहना है कि जो अभी सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है। और जो कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री होने के उपरांत किए थे उनका आज तक ये फीता काट रहे हैं। ये बताइए कितनी शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों का उन प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं जो हमारी पूर्व की सरकार की योजना थी। अच्छा, आपको कहना है कि जो सपा ने यहाँ काम किया, सपा ने यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, आगरा एक्सप्रेस वे देखिए, कन्या विधंजय देखिए, लैपटॉप देखिए, नाम बदलने का कार्य कर रही है। 100 को 108 कर दिया और 112 कर दिया, इस तरीके की ये कर रहे हैं, जिलों के नाम बदल रहे हैं। आप देखिए ना सड़कों पर क्या स्थिति है, आप देखिए गरीब के घर जाइए, गरीब का चूल्हा देखिए जल रहा है या नहीं जल रहा है। लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं, किसी भी साइड से एंटर करो, लेकिन वहाँ होर्डिंग्स बैनर में लगा होता है कि उत्तर प्रदेश को इतना रोजगार दिया, इतने रोजगार दिया, इतना काम किया, इतनी सड़कें बनाई। क्या लगता है वो सब रोजगार दिया नहीं, रोजगार छीना। रोजगार तो दिया नहीं, छीना है, बेरोजगार कर दिया। चाय पकौड़े बेचने की स्कीम किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। बताइए आप मुझे। भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं युवाओं के साथ लेकर पूर्व में भी सरकार बनी थी, आने वाला टाइम भी देख लेना कि पूरा उत्तर प्रदेश टकटकी लगा के
पूरा उत्तर प्रदेश और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख रहा है। ये क्या करते हैं, अगर कोई हम जैसा नेता इनके खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करता है तो 11-11 मुकदमे झेलने के बाद हम लोग राजनीति करते हैं। एक आवाज भी इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। आप देख रही हो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महज ऐसा क्या कारण लगता है आपको कि दबाव, कोई बोल नहीं पाता? फर्जी मुकदमे में जेल भेज देते हैं। जो आदमी हिम्मत करता है वो डर जाता है, जो डर जाता है बेचारा जेल में पहुंच जाता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं अपनी बात वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। मैं नगर पालिका परिषद इंदौर की मेरी पत्नी चेयरपर्सन है, मेरे ऊपर 11 मुकदमे हैं, जिसमें मैं कहीं वर्तमान में 11 मुकदमे हैं और किसी भी मुकदमे में मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उस मुकदमे में मैं आपका कहना है कि सरकार फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का कार्य करती है, इससे लोग डर जाते हैं। क्या आपको ये लगता है कि आप राजनीति में आने वाले समय में भी हो सकता है आपको बड़ा पद मिले, और अभी भी आप काफी अच्छा चेहरा है, लगता है इस वजह से आपको सरकार जो है वो तोड़ना चाहती हो कि? हाँ, सिंगल वन एजेंडा है इनका। ये हर जिले में एक टारगेट बनाते हैं, जिले में जो ज्यादा बोल रहा है, जो ज्यादा सरकार को बुरा कह रहा है या जो विपक्ष की बात कर रहा है या जो मजबूत है, उनको फर्जी मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजिए, उनकी जांच कराइए। जो विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, और घर में बैठे हैं, उनका बड़ा सीधा जवाब होता है कि भाई हमारी सरकार नहीं चल रही है। लेकिन वो नेता क्या जो सरकार में काम करे? नेता वो है जो जनता के बीच रहे, चाहे सरकार हो या ना हो। मैंने बताया ना आपको, ये मुकदमे जो लगे हैं मेरे ऊपर सिर्फ इसी बात पे लगते हैं कि मैं लोगों की आवाज उठाता हूँ, मैं थाने जाता हूँ। मैं एक इकलौता ऐसा आदमी हूँ जो हर बार हर किसी के साथ थाने में जाने से परहेज नहीं करता हूँ, चौकी में जाने से परहेज नहीं करता हूँ, जिला अस्पताल। आपके साथ शायद रमजान में जब ये भी शायद एक वाकया हुआ था कि एसबी हुआ था आपके साथ? हाँ, वो ये हुआ था कि रमजान में जो रोजेदार होते हैं, बहुत लोग बेचारे नमाज रोजा रखते हैं और वो जाते हैं मार्केट में अफ्तारी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं जाम में फंस जाते हैं। उस बीच उनको लेट हो जाता है, उसमें वो चेकिंग कर रहे थे पुलिस की वहाँ, और जानबूझकर उन लोगों को रोका जा रहा था जो रोजेदार थे। उनको रोककर उनका नाम से टाइम खराब करके उनका रोजा वहीं पर पूरा हो रहा था। मेरे पास फोन आ रहा था और मैंने उनसे दरवाजे से कहा था कि भाई रोजे का टाइम कम से कम 5-7 मिनट उनको छोड़ दीजिए, लोकल के लोग हैं और मार्केट में क्या स्थिति है, आपको मार्केट में चेकिंग कर रहे हो। उस बात में मेरी उनसे झड़प हो गई थी, वो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हो गया था, वीडियो वायरल हो गई थी। एक सिपाही ने वीडियो बना के बोला कि पुलिस को धमका रहा है। मैं धमका नहीं रहा था, मैं आवाज उठा रहा था। आवाज उठाना धमकाना नहीं होता है। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ। पुलिस के कई अधिकारी और मुझे मानते भी हैं, मुझसे बात भी करते हैं, लेकिन जो गलत करता है मैं उसको गलत कहता हूँ, गलत का मैं साथ नहीं देता। आप तो खैर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप तो सपा की तरफ ही बोलेंगे, लेकिन फिर भी क्या लगता है इस बार जो विधानसभा चुनाव जो है 2022 में सपा कितनी सीटें ले पाएगी? पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। गिनती तो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं जिले का नेता हूँ, उत्तर प्रदेश का नेता नहीं हूँ। ये तो हमारे फिर भी आपका एक अपना ओपिनियन होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे पुनः मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। ये मेरा यकीन है। मुख्यमंत्री चेहरा भी हाँ, बिल्कुल अखिलेश यादव जी बनेंगे। अब आप तो सपा के हैं, खैर आप तो यही बोलेंगे, ये तो कोई वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात मत करिए, जनता से पूछिए ना, जन सैलाब देखिए ना। आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कितनी लोकप्रियता है। आज विपक्ष के अंदर एक अकेली पार्टी समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का खुलकर डटकर मुकाबला कर रही है, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो। हम लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर हमने योगदान दिया। आपने लखीमपुर खीरी की अभी बात की, तो क्या लगता है किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा? बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लखीमपुर खीरी कांड इनके चेहरे पर कलंक हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो जमीन तैयार की वो खत्म हो जाएगी। और अपनी पार्टी के बारे में बता दूं, जब से किसान आंदोलित है पिछले लगभग 1 वर्ष से हमारी पार्टी ने हमेशा सहयोग किया है। हर बार हमने उनका साथ दिया है और किसानों को पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना परिवार समझा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकली थी, हमने भी निकाली थी, जुलूस निकाला, उसमें मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया और मेरे घर पे पुलिस ने लगातार दबिश दी। बहुत मुश्किल से मैं उसमें निकल पाया हूँ। मेरे के ऊपर क्या लगभग 25-26 लोगों पे हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा गया और लगभग 100 अज्ञात। लेकिन एक मुकदमा लिखना एक अलग चीज होती है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन टेरर बिठाता है, वो बेलेबिल धारा थी जिसको मुकदमा लिखा गया था, लेकिन उसको गिरफ्तार करने के लिए हमें इतना फोर्स लगा दी, घर पे दबिश दे दी, पता नहीं किस तरीके से हम लोग उसमें से बचे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, आगे भी चाहे कितने मुकदमे ये लगा दें, जब तक हम अपने राष्ट्रीय देश को पुनः इस प्रदेश की गद्दी नहीं बिठाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन फिर भी
अगर बाय चांस जो है सरकार नहीं बनती है, क्योंकि अब तो नहीं बोल सकते हैं, खैर हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बनेगी। जैसे आप तो चलिए, आप तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, लेकिन आप फिर भी खुद की चॉइस जो है वो क्या लगेगी आपको कि मुख्यमंत्री जो है वो अखिलेश यादव ही बनने चाहिए या फिर कोई और? नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे और कोई क्यों बनेगा भाई? इनके जो विधायक है मौजूदा 316 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उसमें 200 लोग चाहते नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। इनके विधायक नहीं चाहते कि पूरा। आपका मानना है कि अपने विधायक मानना नहीं है, बिल्कुल सच है। आप सर्वे करा लीजिए, बड़े आप देखिए, आप जानकारी करिए पूरी कि जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो चाहते नहीं है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनका साथ जो है भाजपा को जाएगा, लेकिन चाहते नहीं। वो वक्त आएगा ना, आप देखो जब कितने टिकट कटेंगे, कौन कहाँ भागता है, कौन कहाँ जाता है, देखना। अभी थोड़ा 1-2 महीने के इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर अलायंस हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि हमारा अलायंस हर छोटी पार्टी से होगा, हर छोटी पार्टी को साथ लेकर हम चलेंगे। अभी मैं देख रहा था, अभी न्यूज में देखी है कि राजभर जी से मुलाकात हुई है कि सुहेल जो पटेल जो है कौन सिंह की, जो पहले अभी कैबिनेट मंत्री भी रहे राजभर जी, अभी उनसे मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हुई है अखिलेश यादव। जितने छोटे दल हैं वो सब हमारे साथ मिलकर इस्तेमाल है। जैसे शिक्षा रोजगार को लेकर जो है सबका यही चुनावी मुद्दा रहता है, शिक्षा रोजगार, लेकिन आपका क्या ऐसा इससे हटकर कुछ मुद्दा हो? मेरा या पार्टी का? पार्टी का नहीं, जो हमने बताया ना, शिक्षा रोजगार तो हम देंगे ही, देते हैं। ये तो हर कोई पार्टी जो है वो तो प्रचार करते हैं कि शिक्षा डर और भय खत्म करेंगे। जो डर और भय बना दिया है, जो किस चीज का डर? ये लोगों को डरा कर कि हिंदू मुस्लिम खाई पाट कर जो राजनीति अब इस टाइम हो रही है ना उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर की बात करूं, पूरे देश के अंदर विधायकों को तोड़कर, विधायकों को धमकाकर अपनी सरकार बनाना, मौजूदा सरकार बनी को गिराना, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है ना, वो डर निकालना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको कह चुके हैं कि हम सर्व समाज की सरकार बनाएंगे। हम किसी एक समाज की सरकार नहीं बनाएंगे, सब समाज की सरकार बनाएंगे। सबका प्रतिनिधित्व होगा, सबको टिकट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा उसको सब समाज को लेकर चलेंगे। आपका कहना है कि जो जनता और जो राजनीतिक पार्टी उनके बीच में दूरी है हम वो खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे। अब जैसे आपको राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ा पद मिले जी, तो यूपी में तो क्राइम रेट तो ज्यादा है, ओवरऑल स्टेट से देखा जाता है कि यूपी में क्राइम रेट काफी ज्यादा है जी। अगर आपको राजनीति में आने वाले समय में एक बड़ा पद मिले तो आपके क्या कार्य रहेंगे, कैसे आपके प्लान्स रहेंगे क्राइम रेट को यूपी में कम करने? मैं जैसा था ऐसा ही रहूंगा। मेरे तो कोई बदलाव ना पहले आया था ना आएगा। अगर कोई बड़ा पद भी मिलता है तो मैं जनता के बीच हूँ, जनता के बीच रहूंगा। क्राइम रेट का सवाल यह है कि जिस किसी की भी गलत नीति होती है, गलत उसके साथ अन्याय होता है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो सर्वप्रथम तो इन लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा जो अधिकारी सरकार के दबाव में लोगों को क्राइम करने के लिए आ रहे हैं। मान लो कोई भी चीज आप फिर मैं लंबी बात हो जाएगी। आप देखिए ना लखीमपुर में क्या हुआ है। मौजूदा मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के साहबजादे बेगुनाह लोगों पर गाड़ी चलाकर उसको कर दिया। और इतना मीडिया हावला ना होता या किसान यूनियन ना होता तो शायद कुछ होता भी नहीं। वो भी मैनेज हुआ है सब कुछ, आप देख रहे हो भली बात ही। उसको पकड़ा नहीं गया, उसको बुलाया गया समन के आधार पर। अभी तक कैबिनेट मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये लंबी राजनीति है, हम तो छोटे लोग हैं, छोटी बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर राजनीति में आगे कुछ प्लान्स रहते हैं, प्लान्स जैसे वैसे वक्त होगा फिर आपसे देखा जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ बिजनौर में देख रहा हूँ और बिजनौर में जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल के जो उम्मीदवार होंगे, उनको तन मन धन से चुनाव लड़ाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम भी एक योगदान देना चाहते हैं कि हम भी अपना विधायक देंगे बिजनौर से। और वो विधायक जब हमारा होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम और करीब होंगे। चलिए आखिर में आप डेमोक्रेटिक वायर के दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो आप। मैं पूर्व में आपके वीडियो देखा है, बहुत बढ़िया आपने वर्क किया है और बधाई और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ जिला बिजनौर नगर पालिका परिषद के चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी साहब। अगली बार आपके इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे किसी दूसरे नेता के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। शुक्रिया।